रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो वेलकम बैक है जी आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक होगा, इंट्रोडक्टरी होगा, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मटेरियल साइंस क्या है, मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, उसके बाद मटेरियल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको पहले ही एक बात बताता चलूं, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के जितने भी तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको इस टॉपिक में मजीद किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने इसको बेसिक लेवल से लेके अपर लेवल तक डिटेल के अंदर आज स्टडी करना है और इसको इंट्रोडक्टरी लेवल तक रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद उमर खलील, ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिए क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उनका मजा ही कुछ और होता है, उनसे तैयारी करने की कमाल की जो आपको फीलिंग आती है ना, फील करके चीजों को ना फील करके पढ़ा करें। जब आप चीजों को महसूस करके अंदर तक समा के पढ़ते हैं ना तो वो चीज याद भी लंबे अरसे तक रहती है और उसको प्रैक्टिस करने में भी मजा आता है। तो सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स है, मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग। अब क्योंकि इस टॉपिक का जो लेबल है वो है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो बाद बच्चों के जहन में यही कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों चीजें जो है ना सेम है, यही कंसेप्ट रहता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं मटेरियल साइंस और चीज है, मटेरियल इंजीनियरिंग और चीज है। डेफिनेशन से आप इसको जो है क्लियर करेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of relationship between structure and properties of materials। मटेरियल साइंस क्या है कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एक मटेरियल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि अगर मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये आप किसके अंदर पढ़ते हो, मटेरियल साइंस के अंदर। समझ आ रही है बात की कि अगर एक मटेरियल का स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। अगर मैं इस मटेरियल के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दूं तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से तब्दील हो जाएंगी। दिस रिलेशनशिप इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड मटेरियल साइंस। अब मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है, देखो it involves on the basis of these these structure property correlations designing and engineering the structure of a material to produce a predetermined set of properties। देखो आपने एक मटेरियल लिया, मानो ये मार्कर लिया, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर से आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हार्ड है भाई, कलर इसका रेड है, लिखता भी रेड है, इंक अंदर फॉर्म है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ आपने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी। अब पढ़ लेने के बाद आप जब एक नया स्ट्रक्चर बनाओगे, नया मटेरियल बनाओगे, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, इंजीनियरिंग करोगे उसकी, ठीक है, और प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज के साथ। मतलब जब आपने एक चीज पढ़ लिया भाईजान इसका स्ट्रक्चर ये है तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, जब आपको पूरा बैकग्राउंड नॉलेज मिल चुका है तो उस नॉलेज को जहन में रख के आप एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हो। और आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। तो जब आप एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लेके एक नए मटेरियल को, उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो, इंजीनियरिंग करते हो उसकी और उसको बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंजीनियरिंग। सादा अल्फाज में मैं आपको फर्क समझाऊं तो मटेरियल साइंस एक थ्योरेटिकल वर्क है जिसके अंदर आप थ्योरी पढ़ते हो कि भाई हाँ ये मटेरियल का ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी प्रॉपर्टीज है। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल वर्क में इंप्लीमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंजीनियरिंग।
स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के अब आप नया स्ट्रक्चर बनाओगे, एक नया मटेरियल डिजाइन करोगे, ये जानते हुए कि वो मटेरियल ये प्रॉपर्टी रखेगा और आपके रेलिवेंट फील्ड में एक सुटेबल प्रोडक्ट के तौर पे काम आएगा, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंजीनियरिंग। अब देखो ना, पहले कलम से लिखा करते थे, कलम दबा, फिर कच्ची पेंसिल जो है वो लेड पेंसिल डिस्कवर हुई, उसके बाद किसी ने आके पेन डिस्कवर कर दिया, उसके बाद ये अब देखिए बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर पहले परमानेंट मार्कर्स होती थी, अब ये वो मार्कर्स हैं जिनको आप रिमूव भी, जिनकी इंक भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। हर बंदे ने प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज को लेकर, पिछले बैकग्राउंड नॉलेज को लेके, स्ट्रक्चर को लेके, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ के एक नई चीज सिंथेसाइज कर दी, एक नया मटेरियल डिजाइन कर दिया और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं एक छोटा छोटा पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं, इट इज अ थ्योरेटिकल वर्क। ठीक है, जबकि जो आपका मटेरियल इंजीनियरिंग है ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मटेरियल साइंस। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, जो आपकी मटेरियल इंजीनियरिंग है इसके अंदर उस स्ट्रक्चर को, जो एक नया मटेरियल का आपने स्ट्रक्चर बनाया है, उसको डिजाइन किया है, फिर उसको आपने बनाना भी है, तो बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसिंग टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कुछ भी सारा इसमें आता है मटेरियल इंजीनियरिंग। समझ आ रही है? इट आल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कि किन प्रोसेसिंग टेक्निक्स को या किन किन प्रोसेस को आप यूज करके उस मटेरियल को आगे सिंथेसाइज करोगे, बनाओगे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मटेरियल इंजीनियरिंग। अब मुझे 100% श्योरिटी होगी कि आपको इन दोनों टर्म्स के दरमियान का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। समझ आ रही है बात की, कि मटेरियल साइंस थ्योरेटिकल वर्क है, रिलेशनशिप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप समझकर एक नई प्रोडक्ट को आपने बनाना है, उसको डिजाइन करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो ये इन दोनों टर्म्स का बेसिक फर्क था। अब हम ना आगे बढ़ेंगे एक नए स्टेप की तरफ। इस डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रॉपर्टीज, तीसरा है मटेरियल्स। अगर आपसे मैं ना अभी पूछूं, बताओ जी मुझे मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है, क्या बता पाओगे? हाँ, ज़हन में कंसेप्ट आपके आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन बताना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप बता सकते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ लेजेंड। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए इसको डिफाइन करना क्या होता है, मुश्किल। तो क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट की जान है, तो इनको समझना जरूरी है। मटेरियल क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे कि मटेरियल क्या है। इसकी मैं अगर सिंपल डेफिनेशन करूं, अ मटेरियल इज एनी substance. A material is any substance that an object is made from. लो जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस सब्सटेंस से मिलके बना है, उस सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे, मटेरियल। मिसाल दूंगा क्योंकि मिसाल से चीजें समझ आती हैं। कागज, पेपर, पेपर मिलके क्या बनाते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है और उसको बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज हो रही है वो क्या है, पेपर। पेपर इज कॉल्ड मटेरियल। पेपर आपका क्या हो गया, मटेरियल। इसने मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाया या इससे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो जिस चीज से कोई ऑब्जेक्ट बने उस चीज को आप क्या कहते हो, मटेरियल। सेम इसी तरीके से ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, किससे मिलके बना है, बताओ जरा, प्लास्टिक से।
तो प्लास्टिक क्या हुआ हमारा? मटेरियल। अब बात पहले पड़ी है ना कि कोई भी सबस्टांस जिस चीज से मिलके बने, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से मिलके बने, उस चीज को आप क्या बोलते हो? मटेरियल। या आप सिंपली इसका काउंटर डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि जो चीज किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो उसे आप क्या बोलते हो? मटेरियल। दीवार है, ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? ईंटें, सीमेंट, रेत, ये सारी चीजें क्या है आपकी? मटेरियल्स। ये बोर्ड है, ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ है? ये एल्यूमिनियम की आप कह सकते हो पतरियां, बोर्ड है, लकड़ी है, शीट है, ये सारी चीजें, शीट्स, लकड़ी, वुड, ये सारा क्या है आपका? मटेरियल है। आई थिंक आपको मटेरियल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी पे। अगली कहानी है मेरे बच्चा स्ट्रक्चर की। व्हाट इज स्ट्रक्चर? कोई भी मटेरियल है, उसके स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल is defined as the arrangement of its constituent particles। लो जी, ये मैंने स्ट्रक्चर की एक बड़ी पप्पू सी डेफिनेशन लिख दी है। क्या कहता है जी? द अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो भी मटेरियल जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, उस अरेंजमेंट को आप उस मटेरियल का क्या बोलते हो? स्ट्रक्चर। सिंपली मिसाल दूं, आपने पढ़ा हुआ है NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब आपने ये देखा जी जनाबे वाला, ये आपका आ गया क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल उसके अंदर होता है। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? Na प्लस का आयन है और Cl माइनस का आयन है, ऐसा ही है। अब इसके जो Na प्लस और Cl माइनस के आयन थे, आपको पता है ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपने ये देखा कि जब Na प्लस और Cl नेगेटिव दो आयंस ने अपने आप को एक खास पैटर्न में अरेंज किया, उस अरेंजमेंट से हमें NaCl का एक खूबसूरत सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर उस वक्त बनता है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक खास तरतीब से अपने आप को अरेंज करते हैं। तो जिस अरेंजमेंट में वो अपने आप को अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। अंडरस्टूड? काबू कर लो इस बात को कि स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अब बच्चे बात ये है कि जब आपने पढ़ लिया मटेरियल, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, देखो एक मटेरियल के स्ट्रक्चर को ना आप मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हो। मतलब ये है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, ये एटम के अंदर की चीज है, ये एटम से ऊपर वाली चीज है, कोई सब एटॉमिक है, कोई माइक्रो है, कोई मैक्रो है, या उससे ऊपर कोई बड़ा चीज है। तो आप किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अरेंजमेंट या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज की बुनियाद पर मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टडी कर सकते हो। आइए कुछ लेवल्स का मुआयना करते हैं। पहला लेवल जो है मैं यहां जरा एक लगा देता हूं हाशिया। पहला लेवल आप किसकी बात करोगे? सब एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लो जी, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी मटेरियल है ना, मटेरियल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक मटेरियल को उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी कर सकते हैं। क्या अगर हम किसी मटेरियल को सब एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे स्टडी करना चाहें तो हम उसके अंदर क्या चीजें देखेंगे? देखो, जब भी आप किसी मटेरियल को सब एटॉमिक, इसे एक बात ज़हन में आ रही है? सब एटॉमिक,
मतलब एटम के अंदर। तो इसमें सिंपली बात है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। So you can say that subatomic structure it is related to the particles present in an atom. For example, electron, proton and neutron. कि किस तरीके से उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। उसके साथ साथ इस लेवल पे, इस स्ट्रक्चर पे हम ये भी पढ़ते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियाई है उनके अंदर अट्रैक्शन क्या है, उनके अंदर एनर्जी लेवल्स क्या है, वगैरह वगैरह। जब एटम्स दो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आपने पढ़ रखी होगी केमिस्ट्री में, तो जब दो एटम क्लोज आएंगे उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस भी आती है, रिपल्सिव फोर्सेस भी आती है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान। तो ये सारी चीजें, अट्रैक्शन कैसे आती है पार्टिकल्स के दरमियान, रिपल्शन कैसे आती है, एनर्जीज में क्या डिफरेंस आता है, ये सारा कुछ आप किसके अंदर पढ़ते हो, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। उत्तर दूसरा जो लेवल है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें ना केमिस्ट्री की जबान में ये ना समझ लेना चाहिए एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ना, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो एक अलग फील्ड है, डिसिप्लिन है, ये एक अलग डिसिप्लिन में हम बात पढ़ रहे हैं। तो इससे ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कि एटम का स्ट्रक्चर ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक मटेरियल के अंदर एटम्स आपस में किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं। इट इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मटेरियल। ठीक है, और आप ये इसमें देखते हो कि एटम्स किस तरीके से अरेंज होते हैं और मिलते हैं, मिलकर मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स। अच्छा जी, अगली कहानी है, तीसरा स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो, नैनो स्ट्रक्चर। क्या नाम है जी, नैनो स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, जब भी आप किसी मटेरियल की नैनो स्ट्रक्चर पे जाके स्टडी करते हैं ना, तो नैनो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि किस तरीके से एटम्स एग्रीगेट होके, इकट्ठे होके पार्टिकल्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स। अब नैनो पार्टिकल्स की खास बात ये होती है, जो उनकी डायमेंशंस होती हैं, जो उनकी डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं बिलो 100 नैनोमीटर। समझ आ रही बात की, हर मटेरियल की ना 3 डायमेंशन होती है, एक्स, वाई, जी। तीनों डायमेंशन अगर बिलो 100 नैनोमीटर है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसका नैनो स्ट्रक्चर। समझ आ रही बात की, तो नैनो स्ट्रक्चर इट इज रिलेटेड टू द एग्रीगेशंस ऑफ एटम्स दैट फॉर्म पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स हैविंग डायमेंशन बिलो 100 नैनोमीटर और इन नैनो स्केल, कि जिनकी डायमेंशन नैनो स्केल में होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चरल लेवल है वो है आपका माइक्रो स्ट्रक्चर। क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। अब माइक्रो बोले तो छोटा, इसमें अगर मैं आपको खास बात बताऊं तो इसमें जो एक मटेरियल के एलिमेंटल जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कि जो वो मटेरियल जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल्स का माइक्रो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उनकी जो रेंज होगी डायमेंशंस की वो होगी 100 नैनोमीटर से लेकर सेवरल मिलीमीटर तक। ठीक है, तो ये रेंज जो है, इस रेंज में जब आप किसी मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टडी करते हो तो वो रेंज, वो जो स्ट्रक्चर लेवल क्या कहलाता है, माइक्रो स्ट्रक्चर। इसकी खास बात ये है कि आप किसी भी डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। इट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। आखिरी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर का जो है पॉइंट कह सकते हो, वो है आपका मैक्रो स्ट्रक्चर। क्या है जी, मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, इसमें खास बात यह है कि जब भी आप किसी मटेरियल को मैक्रो स्ट्रक्चर पे जाके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मैक्रो स्ट्रक्चर देखते हो ना, उसका मतलब ये है कि आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हो। इट कैन बी व्यूड बाय नेक्ड आई। इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो सेवरल मिलीमीटर से लेके मीटर्स तक की रेंज में होती है। समझ आ रही बात की, ये खास बात है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक दीवार है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ईंटें हैं, सीमेंट है और क्या है आपका अलग अलग रेत है। ठीक है, अब ईंट मैंने पकड़ लिए, अगर आप ईंट को उस मैक्रो लेवल पे स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इसका शेप क्या है, ठीक है, मुस्ततील की तरह है, रेक्टेंगुलर शेप है,
इसका कलर क्या है, डार्क रेड है या डार्क ब्राउन है, इस तरीके का आप कह सकते हैं। तो ये आपका मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल है। अंदर घुसे, माइक्रो लेवल पे जाएं, उससे और डीप जाएं नैनो लेवल पे, नैनो लेवल से आगे और कहाँ जाएंगे, एटॉमिक लेवल पे, और एट द एंड आप किस बेस पे जा सकते हो, सब एटॉमिक लेवल पे। तो इस डिफरेंट लेवल पे साइज की बुनियाद पर आप एक मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी स्ट्रक्चर की। अब अगली बात हम किसकी करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो चीजों को डिस्कस कर लिया, मटेरियल क्या है और स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम अपनी तीसरी और लास्ट थिंग को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्या मुराद है। समझ आ रही है बात की? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से इसका कंसेप्ट बिल्ड करते हैं कि प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल ट्रेट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्पांस टू अ स्पेसिफिक इंपोज्ड स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी मटेरियल है, जब आप उसके ऊपर एक खास स्टिमुलस इंपोज करते हो तो उसके नतीजे में वो जो रिस्पांस शो करता है, उस रिस्पांस की मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी। नहीं समझ आई? सादा अल्फाज में समझाता हूं। ये मेरे पास एक मटेरियल है प्लास्टिक, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बाहर से एक स्टिमुलस लगाता हूं। स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के माहौल में कोई भी तब्दीली क्या कहलाती है, स्टिमुलस। अब मैंने बाहर का माहौल नॉर्मल था, मैंने बाहर से इसके ऊपर एक फोर्स लगाना यहां से ऐसे शुरू की। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाने के नतीजे में पहले तो ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ज्यादा सारी फोर्स लगाऊंगा तो ये यहां से टूट जाएगी। अब हुआ क्या, देखो मैंने बाहर से एक खास स्टिमुलस इंपोज किया, लगाया, उसका रिस्पॉन्स इस मटेरियल ने क्या शो किया कि ये डिफॉर्म हो गया, टूट गया। समझ आ रही बात की? तो इस रिस्पॉन्स को आप उसका क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी। डिफॉर्मेशन, टूट जाना। सेम इसी तरीके से लोहे की राड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, बहुत ज्यादा, तो वो टेढ़ी हो जाती है, टूटती नहीं है। मीन मटेरियल चेंज हुआ, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो बाहर के स्टिमुलस पे उसने खास रिस्पॉन्स दिखाया कि उसकी प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ज्यादा, इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, कम। तो स्टिमुलस के रिजल्ट में वो जो हमें रिस्पॉन्स शो कर रहा है रेजिस्टेंस का या हार्डनेस, उससे हमें पता चल रही है। इससे हमें उसकी एक प्रॉपर्टी पता चलेगी, क्या, हार्डनेस। ये कम हार्ड है, लोहा क्या है, ज्यादा हार्ड है। तो स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स शो हुआ और रिस्पॉन्स से हमने उसकी क्या बताई, प्रॉपर्टी। अब ये बोर्ड है, मैं लाइटें बंद कर देता हूं, क्या आपको ये बोर्ड नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब इस बोर्ड पे क्योंकि लाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में जा रही है, तभी आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है। तो इस मटेरियल पर जब बाहर से एक जो है स्टिमुलस आया, लाइट का स्टिमुलस आया और उसके बाद उसने एक रिस्पॉन्स शो किया, उस रिस्पॉन्स को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टिविटी। मतलब इसने अपने पढ़ने वाली सारी लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। तभी ये आपको क्या नजर आ रही है, व्हाइट। ये ब्लैक शर्ट है, इसने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से ये आपको क्या नजर आ रही है, ब्लैक। तो एक बाहर के स्टिमुलस के नतीजे में एक चीज, एक मटेरियल जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्टिविटी शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन इसकी प्रॉपर्टी आ गई। ये एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, तो एब्जॉर्बेंस इसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी तभी आती है एक मटेरियल की जब कोई बाहर से स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो होता है, उस रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड को आप क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मैं सादा वे में एक और डेफिनेशन बताऊं। प्रॉपर्टी is property is anything that describes a material। कोई भी चीज जो किसी मटेरियल को डिस्क्राइब करे, उसकी वजाहत करे, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर ये चीज है, एक मटेरियल है, मैं कहता हूं इसका कलर रेड है, ये चीज कलर 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 इस प्लास्टिक, इस मटेरियल के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दे रही है, तो कलर क्या हुआ, प्रॉपर्टी। ये जी बहुत हार्ड है, हार्डनेस जो हमें इस मटेरियल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन वजाहत दे रही है, वो क्या है, प्रॉपर्टी। कोई भी चीज जो किसी मटेरियल की वजाहत करे, उसे आप क्या बोलोगे, उसकी प्रॉपर्टी। अब जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, हम उसकी बात करते हैं मेनली। तो सॉलिड मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब मैंने बात करनी है दो चीजों की,
कि ये प्रॉपर्टीज किस स्टिमुलस की वजह से शो होती हैं और इक्का दुक्का एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो स्टिमुलस होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है आपका अप्लाइड फोर्स और लोड। जब भी किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, जैसे मैंने इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाना या कोई लोड लगाना, तो वो जब स्टिमुलस आप लगाओगे तो उसके नतीजे में जो प्रॉपर्टीज एक मटेरियल शो करेगा वो क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे इलास्टिक मॉडुलस, स्टिफनेस, और लास्टिक नहीं होता जो बच्चों के जो है वो ट्राउजर्स वगैरह में होता है या शलवारों वगैरह में डाला जाता है, तो उस इलास्टिक को पकड़ के आप फोर्स लगाते हो, वो खींचता चला जाता है, इलास्टिसिटी शो करता है। समझ आ रही है? जितनी फोर्स लगाओगे वो डिफॉर्मेशन होगी, उसकी शेप में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, इलास्टिसिटी। फोर्स लगाने की वजह से वो मटेरियल एक खास रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, कि किसी चीज पे आप कितना ज्यादा फोर्स लगाओगे तो तब जाके उसके अंदर फ्रैक्चर आएगा। मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी ना, इसके ऊपर मार्कर के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाओगे ये टूट जाएगा, लेकिन इसी की जगह इतना ही मैं लोहे का राड ले लूं, उस पर उतनी फोर्स लगाऊं, वो टूटेगा कभी भी नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये फोर्स अप्लाइड स्टिमुलस है जिसके नतीजे में वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो दैट रेजिस्टेंस और या स्ट्रेंथ या हार्डनेस वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जो आपका स्टिमुलाई होता है वो होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि जब किसी मटेरियल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो तब वो जो रिस्पॉन्स दिखाता है उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मटेरियल किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें मुख्तलिफ एग्जांपल है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर है। कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी करवा सकते हैं, सेमीकंडक्टर थोड़ी थोड़ी, इंसुलेटर तो ढीठ है, वो करंट को पास होने नहीं देते। मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ा तो वो जो चीज आपने जो है एक स्टिमुलाई लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो मटेरियल एक खास प्रॉपर्टी दिखाने लग गया, कोई कंडक्टर बन गया, कोई इंसुलेटर बन गया, कोई सेमीकंडक्टर बन गया। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली आप कहोगे किसी भी मटेरियल की जो एबिलिटी है स्टोर चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने किसी मटेरियल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, तो वो आप उसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिमुलाई अप्लाई करने की वजह से मुख्तलिफ मटेरियल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज, इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बाहर के माहौल में टेम्परेचर को तब्दील करो तो मटेरियल जो रिस्पॉन्स दिखाएगा वो क्या कहलाएगी, थर्मल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इट्स शेप और वॉल्यूम when the temperature of surrounding is changed। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो किसी मटेरियल की जो है साइज में या शेप में क्या तब्दीली आती है वो क्या कहलाती है, उसकी थर्मल एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पुराने लिटरेचर में, कभी आपने ये बात पढ़ी हो कि जो रेल की पटरियां होती हैं उनके दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, बाहर का स्टिमुलाई बढ़ता है, तो वो एक खास रिस्पॉन्स दिखाते हैं, वो उसकी वजह से एक्सपैंड होती है। तो अगर उनके दरमियान गैप ना रखा जाए तो जो पटरी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको अपनी इज्जत मान में रखे। तो पॉइंट समझने का ये था कि मुख्तलिफ मटेरियल पे जब बाहर से टेम्परेचर चेंज किया जाता है, एक स्टिमुलाई आता है, तो उसके मुकाबले में अपना एक रिस्पॉन्स शो करता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा स्टिमुलस का, वो टेम्परेचर एज अ स्टिमुलाई इंप्लीमेंट होगा, तो जो प्रॉपर्टीज आएंगे उनको आप क्या बोलोगे, थर्मल एक्सपेंशन। हीट कैपेसिटी क्या है, देखो heat capacity, it is the amount of heat required to raise the temperature of a material given quantity of matter by 1 degree Celsius। कोई भी मटेरियल है उसका मैंने आपको गिवन क्वांटिटी दे दी है, अच्छा उस क्या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बात की। अब मतलब ये था कि टेम्परेचर चेंज करने से मुख्तलिफ मटेरियल मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस शो करेंगे, दैट आर कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टी। अगली है आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इसमें जो स्टिमुलस है वो ईएमआर या लाइट रेडिएशंस है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, बोर्ड के ऊपर आप बाहर से एक स्टिमुलाई लाइट मार रहे हो, तो लाइट मार के वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी शो कर रहा है। समझ आ रही है? तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो रिस्पॉन्स जो एक मटेरियल तब शो करता है जब उसका जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होगा, लाइट रेडिएशंस होंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। दूसरी चीज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये क्या होता है, रेशो होती है कि किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है उसकी वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय उसकी जो ईएमआर या लाइट है उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो किसके अंदर, एक डेंसर मीडियम के अंदर। इस रेशियो को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक। इसमें जो आपका स्टिमुलस है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तब मटेरियल किस टाइप का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, मैग्नेटाइजेशन आ जाती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सिंपली आप बता सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक मटेरियल को किस हद तक आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझने की बात यह है कि जब आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो मटेरियल जो रिस्पॉन्सेस दिखाता है उसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लास्ट में प्यारे बच्चों है डेट्रियोरेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो स्टिमुलस है वो है डिफरेंट केमिकल। Deteriorative properties actually are related to the response of a material to different chemicals, कि जब उसका मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ सामना होता है तो वो किस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाता है। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके पास। आयरन एक मटेरियल है, बाहर आपको पता है हवा होती है, वाटर होता है, ठीक है, उसके रिजल्ट में उसकी क्रोइयां रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे लोहे का जंग लगना अमल है ये शुरू हो जाता है। तो एक मटेरियल को जब हम मुख्तलिफ केमिकल से इंपोज करवाते हैं तो उस मुख्तलिफ केमिकल्स के रिजल्ट में कैसे कैसे रिएक्ट करता है तो वो जो रिस्पॉन्सेस शो करेगा उन्हें आप क्या बोलोगे, डेट्रियोरेटिव प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों ये मुख्तलिफ टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। आई थिंक आपको हर चीज क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स शो करता है मटेरियल उसकी मैग्नीट्यूड को, कितना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी। समझ आ रही है। तो प्रॉपर्टी के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई का होना जरूरी है। ये एक टेक्निकल और बेसिक कंसेप्ट है। वैसे सिंपली आप कह सकते हो कोई भी चीज जो एक मटेरियल को डिस्क्राइब करे उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। कलर है, हार्डनेस है, शेप है, सर्कुलर है, ठीक है, फ्लैट है, ये बोर्ड है, ये फ्लैट है, ये इसका शेप है, शेप प्रॉपर्टी है जो उसके बारे में हमें बता रही है। एंड में हमने एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है और उसको डिस्कस करके हम आज का अपना जो लेक्चर है उसको वाइंड अप करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर लेवल्स के बारे में पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इन चीजों के साथ साथ ना मटेरियल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज स्किप कर दो तो पिछली सारी चीजें क्या है, बेफजूल है। वो दो टर्म्स क्या है, देखो एक चीज है पहली प्रोसेसिंग, क्या है, प्रोसेसिंग, और दूसरी चीज है फंक्शन। नहीं, इसको आप ऐसे लिखोगे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मटेरियल को किस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ अ मटेरियल मतलब किस मेथड से आप उस मटेरियल को बना रहे हो। तो प्रोसेसिंग मुख्तलिफ होगी, बनाने के तरीके मुख्तलिफ होंगे तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा तो प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या है, इट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कि एक मटेरियल किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज के जरिए फंक्शंस करता है वो उसकी क्या कहलाती है, परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर इसकी प्रॉपर्टी है कि ये थोड़ी सी हार्ड है तो ये परफॉर्मेंस दिखा रही है, मतलब इसके एक प्रॉपर्टी है जी, इसके अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर इंक है, समझ आ रही है, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये लिखने के काम आ रहा है। तो किसी भी मटेरियल में उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी वजह से वो जो फंक्शंस करता है वो क्या कहलाती है, परफॉर्मेंस। तो चार चीजें हमारे पास आई, क्या, पहली चीज आई है आपकी प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग से आप कहा क्या करोगे, क्या बनता है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल से आपके पास क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और जब प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो आपके पास चौथी चीज क्या आ जाती है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल। समझ आ गई बात की। तो जी ये मेरे पास एक बड़ी प्यारी सी जो है एक डायग्राम बनी या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बना, इसको प्यारे बच्चों कहते हैं सेंट्रल पैराडिगम ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
समझ आ गई बात की कि ये चार चीजें मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का कोर पॉइंट हैं और यही चीजें आपको मजबूर करती हैं मटेरियल्स के बारे में पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप प्रोसेसिंग करते हो, किसी भी मटेरियल को आप किस प्रोसेस से बनाना जा रहे हो, बनाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब बना लोगे तो उसका एक खास स्ट्रक्चर बनेगा, खास स्ट्रक्चर की वजह से उसके पास खास प्रॉपर्टीज होंगी और खास प्रॉपर्टीज की वजह से वो खास परफॉर्मेंस शो करेगा। और ये सारा कुछ हम मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। इसी से आपको एक सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया होगा, हम ये मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों हैं। देखो सीधी सी बात है, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ ना, जहां भी बैठे हो जरा नजर दौड़ाओ, घुमाओ फिराओ, क्या क्या है आपको बल्ब नजर आएंगे, छत पे टीआर गार्डन, लंटर, पंखा, उसके अलावा कोई बेड वगैरह है या कोई दूसरा अलमारियां पड़ी हैं या बर्तन, किचन में चले जाओ, हर चीज मटेरियल से मिलके बनी है। अब हर मटेरियल की खास प्रॉपर्टीज हैं, खास स्ट्रक्चर है और साइंसदान ये काम करते हैं कि वो ऐसे मटेरियल्स बना सकें जो इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल हों, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो वो एडवांसमेंट करते हैं मटेरियल्स में, नैनो पार्टिकल्स में कमाल की एडवांसमेंट हो रही है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया को जो है वो रिमूव करते हैं, पानी को साफ करते हैं। समझ आ गई बात की। तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कुछ सदियों पहले चले जाओ, कुछ भी नहीं था, मोबाइल फोन पहले जी टेलीफोन खत्तों किताबत से जो है वो राब्ते होते थे, बहुत लंबा टाइम लगता था। फिर टेलीफोन इजाद हुआ, टेलीफोन का मसला ये था वो वहीं पड़ा रहता था। फिर मोबाइल फोन इजाद हुआ, मोबाइल लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, चुटकियों में आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये सारी मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ही है जिसने ये मुख्तलिफ मटेरियल्स को, एडवांस मटेरियल्स को बनाने में जो है हमेशा अपनी प्रोग्रेस दिखाई है। और एक बार याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये जो आपकी इंजीनियरिंग, ये चारों चीजें, ये चारों डिसिप्लिन को हैसिव वे में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये चारों चीजें रिलेट करके इस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ते हो और फिर ये आपका मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का वजूद जो है वो कायम रहता है। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी वीडियो। आई होप आपको हर चीज क्लियर हुई होगी अगर आपने एंड तक ये सुनी है तो, ठीक है जी। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डिस्कशन, कोई सजेशन आप जरूर दें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।